हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी। फ्रेंड्स, सीटेट 1 फरवरी 2023 आपका पेपर फर्स्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम ईवीएस के सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस देखने वाले हैं। लगभग यहाँ पर हमें सारे क्वेश्चन आपके कंटेंट वाले मिल चुके हैं और थोड़ा सा जो पेडागॉजी है वो आज का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा। तो ये सारे क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप यहाँ पर मिला सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको आज का कोई क्वेश्चन याद है तो आप वो भी कमेंट्स में विथ ऑप्शन के बता सकते हैं। तो देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, एक पक्षी दिया गया था, किस पक्षी की विशेषताएं हैं। और ये 4 विशेषताएं दी थी और यहाँ ऑप्शन दिए थे, तो आपको ये विशेषताएं पढ़ करके बतानी थी कि ये सारी विशेषताएं किस पक्षी में पाई जाती हैं। तो क्या था, पुराने मकानों और खंडहरों में अपना घोंसला बनाता है। केवल आप यही पढ़ते और आंसर दे देती, क्योंकि हमने ये घोंसलों में पढ़ा हुआ है कि जो पुराने मकान और खंडहर होते हैं उसमें घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है, आपका कबूतर है, ये सबको पता है। इसके अलावा अन्य विशेषताएं क्या दी थी, गुटर गूं की आवाज़ है, तो किसकी है, ये भी कबूतर की है। रंग कैसा होता है, तो अधिकतर सफ़ेद और स्लेटी रंग के होते हैं, बहुत ही सुंदर पक्षी होता है। नेक्स्ट है यह, इसका मुख्य जो भोजन होता है वो बाजरा होता है, ठीक है। तो यहाँ दिया है बाजरा एवं दाना खाता है। तो हो सकता है कि ये दोनों ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट हों, लेकिन आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आप ये दो यहाँ पर इसकी विशेषताएं पढ़कर भी आंसर दे सकते थे कि ये सारी विशेषताएं किसकी हैं, आपके कबूतर पक्षी की हैं। तो जिसने भी इसका कबूतर आंसर लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपसे आगे भी पूछ सकते हैं, गौरैया की विशेषताएं दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा पक्षी है। तो आपको बता दें कि जो गौरैया है आपके आंगन के आसपास, ठीक है, घरों के आसपास अलमारी, आईने, पंखे के पीछे अपने घोंसले बनाती है, याद रखिए। नेक्स्ट है आपका कलचीड़ी। तो कलचीड़ी जो आपका है, जिसे हम इंडियन रॉबिन बर्ड कहते हैं, यह पक्षी जो है आपका पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाता है। इसकी चोंच अंदर से कैसी होती है, लाल होती है। छोटे छोटे कीड़ों को यह खाती है और यह जो है इसके घोंसले में टहनियाँ, रुई आदि चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है मैना। तो मैना पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है और यह जो है तने की सुराखों में अपने घोंसला बनाता है और रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो आप देख सकते क्वेश्चन तो आपका पक्षी से पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। ये विशेषताएं दे दी और पूछ लिया कौन से पक्षी की विशेषताएं हैं। तो इसी तरह से आगे इनकी भी विशेषताएं दे देंगे और पूछ लेंगे। तो आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन थे, हमने चारों का आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, कोई व्यक्ति भारत के मध्य में स्थित है, तो इसके सापेक्ष अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दिशा क्या होगी। तो यहाँ हमने मैप लिया है, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको इसका आंसर देना था। मध्य में स्थित है, मान के चलिए वो है आपके मध्य प्रदेश, मतलब यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इसके सापेक्ष, कहाँ, मध्य के सापेक्ष इसकी दिशा बतानी थी। ए होता है आपका बंगाल की खाड़ी और ए होता है आपका अरब सागर। तो सबसे पहले पूछा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दिशा बताइए। तो ये आपका नीचे दक्षिण होता है, ऊपर आपका उत्तर होता है, ये पूर्व होता है आपका और ये होता है आपका पश्चिम। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, इसके सापेक्ष पूछा है, भारत के मध्य राज्य के सापेक्ष अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की दिशा। तो ये तो आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन में जहाँ भी ऐसा दिया है दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण ये पूर्व हो जाएगी, तो दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ही ए दिया गया है, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व। आपके मैप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे, थोड़ा सा हम मैप के बारे में आपको बता दें, क्योंकि आपकी आने वाली शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मैप है, आपको पता है। अब पूछते हैं वर्तमान में अपने भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और राज्य पूछता है तो राज्य कितने हैं, तो 28 वर्तमान में राज्य हैं। अब एक बार आपका एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये आपके बंगाल की खाड़ी है जो कहाँ पड़ती है, आपके पूर्वी घाट पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी राज्य हैं, आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। तो बंगाल की खाड़ी से लगने वाले राज्य आपके ये तीनों हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल की खाड़ी से लगने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ये है आपके बंगाल की खाड़ी और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी पर यदि पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
इसके बाद आपसे पूछता अरब सागर पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका ये पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। तो यहाँ जितने भी राज्य पड़ेंगे तो सबसे पहले तो ये गुजरात हो गया, इसके बाद ये मुंबई हो गया, ये हो गया आपका गोवा, कर्नाटक, फिर हो गया केरल। तो ये राज्य आपके कहाँ पर पड़ते हैं, अरब सागर से। तो ये अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। अब एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टोटल तटवर्ती राज्य कितने हैं भारत के, तो जितनों की सीमा यहाँ समुद्रों को छूती है वो तटवर्ती राज्य है, तो टोटल है 9। सारे मिला देंगे, बंगाल की खाड़ी से लगने वाली और अरब सागर से। तो आप देखिए, पहला गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि जैसे यहाँ पूछ लिया बंगाल की खाड़ी पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, तो ये भी पूछ सकता है कि अरब सागर पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो एक तो आपका दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीप, और दूसरा आपका लक्षद्वीप। तो ये दोनों ही आपके कहाँ स्थित हैं, अरब सागर में। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट मैप से क्वेश्चन बन जाता है, कहेगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो ये तमिलनाडु है, तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब यही नहीं कि केवल तमिलनाडु का पूछेगा, पूछ सकता है मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपकी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को छूती है। तो यहाँ से कर्क रेखा बीचों बीच से निकलती है, तो टोटल 8 राज्यों को छूती है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको, गमछा झार मित्र पर। गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि आज क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपके गोलकोंडा फोर्ट से रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से पूछ लिया कि ये किसने बनवाया था। तो कुली कुतुब शाही ने बनवाया था। राजवंश पूछा था तो काकतीय राजवंश हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लें, हो सकता है आपकी शिफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लें इससे। तो गोलकोंडा का किला कहाँ स्थित है, एक भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हैदराबाद, तेलंगाना में। किसने बनवाया, काकतीय राजवंश, कुली कुतुब शाही शासक ने। दीवार का एक भाग इसका गोलाकार शेप में है, जिसे हम बेसंस या बुर्ज कहते हैं। और ऐसे टोटल कितने बाहरी दीवारों पर कितने बुर्ज बने हुए हैं, 87 बुर्ज। ठीक है, कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकोंडा किला 1518 से 1687 तक इस पर शासन किया। इससे पहले जो है 1200 ईस्वी में गोलकोंडा का किला मिट्टी से बना होता था। तो 4 ऑप्शन देंगे और पूछ लेंगे बताइए किसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में इसमें मदद करती थीं, जिससे आक्रमण का पता लग जाता था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने इस पर 3 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ एक गहरी खाई थी और उस समय बंदूकें जो बनाई जाती थीं वो कांस्य की बनती थीं। हजारों सालों से जो घुमंतू वर्ग के लोग हैं वो कांस्य से चीज़ें बनाते आ रहे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया कि जो कांस्य है वो किसकी मिश्र धातु है। तो तांबे और टिन से बनाया जाता है। ये पिछली बार काफ़ी रिपीट क्वेश्चन हुआ था। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कूचिपुड़ी डांस के शौकीन है, और आपका जो कूचिपुड़ी डांस है यह कहाँ का है, आपकी आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आवाज़ से फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछ लिया कि कहाँ पर कैसे घर होते हैं। तो कई बार आपको बताया है। ठीक है, मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर। यहाँ हमने केवल सही ऑप्शन लिए हैं, आपको वहाँ मैच करने के लिए आया होगा। असम में बांस के बने घर होते हैं, जो करीबन 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। और अंदर से भी ये घर लकड़ी के बने होते, क्योंकि यहाँ अधिक बारिश होती है। कश्मीर के घर जो होते हैं उन्हें हाउस बोट कहते हैं। इस पर सुंदर सी नक्काशी की जाती, जिसे खतमबंद कहते हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर पाए जाते हैं, जो कटीली झाड़ियाँ इसकी छतों पर छाई रहती हैं, नीम कीकर की लकड़ियाँ। ठीक है, और जो फर्श है उसको गोबर से लीपते हैं ताकि कीड़े ना लगें, दीमक ना लगे। ठीक है, इसके बाद एक आपका लद्दाख होता है। तो लद्दाख में भी आपके पत्थर के बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। ढालू छतें क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ जमा रहती है। लद्दाख में 2 मंजिला घर होते हैं। ऊपरी मंजिल में आपका मनुष्य निवास करते हैं और निचली मंजिल में जानवर रहते हैं। निचली मंजिल में खिड़कियां नहीं होती। तो कई बार आपको लद्दाख और सारे हाउस के बारे में बताया है, जिसने भी वीडियो नहीं देखा है देख लें। ठीक है, और काफ़ी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट पूछ लिया मधुमक्खी से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये भी आपको हजारों बार बता चुके हैं। मधुमक्खी झत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं। ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं। तो रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। नर मधुमक्खी केवल प्रजनन संबंधी कार्य करती है, जबकि जो आपकी श्रमिक मधुमक्खी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है झत्ते के लिए, क्योंकि यही तो फूलों का रस ढूंढ कर लाती है, यही पालन पोषण करती है बच्चों का। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन होती है, आपकी
तो श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। और इनके पालने का या फिर बच्चे देने का उपयुक्त समय, अंडे देने का उपयुक्त समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। तो यहाँ पूछा है असत्य कथन। तो नर मधुमक्खी झत्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण, ये गलत दिया है, क्योंकि नर मधुमक्खी नहीं, श्रमिक मधुमक्खी सबसे महत्वपूर्ण होती है, और ये कह रहे हैं कि नर मधुमक्खी, और यही हमसे पूछा असत्य कथन। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। हम सभी ऑप्शन देख लेते हैं। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, बिल्कुल सही। एक झत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, बिल्कुल सही। और पालन का उपरोक्त समय अक्टूबर से, तो ये तीनों सही है। हमसे असत्य कथन पूछा था, तो ऑप्शन ए ही इसका असत्य कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, पृथ्वी की सतह पर कितने % फ्रेश वाटर से ढका हुआ है? मतलब पृथ्वी की सतह, तो पीने योग्य जल कितना है हमारे पृथ्वी पर? 3/4 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एक शिफ्ट में और पूछा गया था, रिपीटेड ही क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपका पेडागोजी का, कि कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती है। तो ऐसा इसीलिए है, क्यों? क्योंकि जो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक है उसकी शुरुआत कक्षा 3 से की गई है। आपने एकीकृत उपागम पढ़ा होगा, तो कक्षा 1 और 2 में फिर क्या पर्यावरण नहीं पढ़ाते? तो इसका राइट आंसर है पढ़ाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में अलग से कोई पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक ना हो करके जो पर्यावरण है उसको भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता। कैसे भाषा और गणित? जैसे मान के चलिए बच्चे को हमने एक पढ़ाया, ठीक है, तो ये तो गणित हो गई, लेकिन एक हम बड़ा सा यहाँ पर्यावरण से जोड़ करके एप्पल बना दिया, ठीक है, तो बच्चा यहाँ समझ लेगा। तो वो गणित को किसके माध्यम से जोड़ के पढ़ रहा है? मतलब पर्यावरण को किससे जोड़ के पढ़ रहा है? गणित के। इसी तरह से कबूतर बनाया, का बनाया, ठीक है, तो ये भाषा हो गई, और भाषा को पर्यावरण से जोड़कर यहाँ बड़ा सा हमने कबूतर बना दिया जो आपके एनवायरनमेंट में पाया जाता। तो इस तरीके से, तो कक्षा 1 और 2 में अलग से कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती पर्यावरण की, उसे कैसे पढ़ाते हैं? तो भाषा और गणित के साथ समाहित करके पढ़ाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यदि आपसे अगला क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में पूछ ले कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है, तो पेडागोजिकल बेस क्वेश्चन बना के पूछेगा कि 1 और 2 में हम भाषा और गणित के साथ पढ़ाते हैं, तो पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक की शुरुआत किस कक्षा से होती है? तो कक्षा 3 से होती है, ठीक है, समाहित करके पढ़ाना शुरू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से हर सब्जेक्ट में, ओवरऑल सब्जेक्ट में मिला करके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? मतलब एनसीईआरटी में पर्यावरण शिक्षण के बारे में क्या नहीं कहा गया? तो यहाँ पर तो ये कहा है, इसके 5 उद्देश्य ही इसमें बताए गए हैं कि जो पर्यावरण है उसको केवल 4 दीवारी में ना पढ़ा करके बाह्य वातावरण से जोड़ा जाना चाहिए, और यही कहा गया है कि बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हस्तपरक क्रियाकलाप, मतलब है कि बच्चे स्वयं करके सीखें, ठीक है, तो ये भी कहा गया है। विषय अनुसार उपागम, मतलब विषय के अनुसार उपागम प्रस्तुत करना चाहिए, भी सही है। लेकिन यहाँ कहा है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, और यही हमसे पूछा कौन सा एक गलत है? तो कहीं भी इस प्रकार के शब्द आपको व्याख्या मिल जाए या रटना कह दें या फिर पढ़ने पर मतलब एक किसी कौशल पर जोड़ दें, तो वो गलत होता है। यहाँ तकनीकी शब्दावलियों की बात की है जो हमेशा नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपका जो मानचित्र होता है, तो कहा कि प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में जो मानचित्र है हम उसको बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों की विशेष आवश्यकता होती है? तो क्या स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, या स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल की समझ, या फिर स्केल पैमाने के अनुसार ड्राइंग करना? तो यहाँ पर ये दोनों गलत हैं, क्योंकि बच्चे इतने बड़े नहीं हैं। प्राथमिक स्तर की बात की है कि वो स्केल पैमाने को समझ पाएँ, तो ये दोनों गलत हैं। मैप यदि हम बच्चे को सिखा रहे हैं या कुछ भी उसमें बता रहे हैं, तो इससे बच्चों को किसका ज्ञान होता है? एक तो स्थानों की स्थिति का, कि ये स्थान मध्य प्रदेश यहाँ है, इसके पूर्व में ये राज्य है, ये तो एक तो स्थानों की और दूरी की समझ हो जाती है, ठीक है, और दिशाओं की समझ होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है। तो ऐसा कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, ए एवं बी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ये जो कुछ आज क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन याद है, एक और आपको बता दें, एक आपकी ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ओलंपिक जो गेम है इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें पता नहीं है, लेकिन यदि आपको पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में विथ ऑप्शन के दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके ईवीएस में ही एनईपी 2020 से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आपके
CDP में जीन प्याजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, गार्डनर, इसके अलावा बाल केंद्र शिक्षा, निपुण भारत योजना से क्वेश्चन पूछा गया, कथन और कारण से क्वेश्चन पूछा गया, आपकी जो डिसेबिलिटी है, अधिगम अक्षमता से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो CDP में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी हमें एनालिसिस देख लेंगे। इसके बाद आपके मैथ में नंबर सिस्टम से करीबन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। इसके बाद आपका प्रतिशत से भी क्वेश्चन, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद आपका बेसिक जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे कोई संख्या दे दी और कह दिया इसको कितने मतलब इतने से डिवाइड करने पर क्या आएगा, एक आपका LCM से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा आपके ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया, बेन हीले की थ्योरी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया। और जो हिंदी है, हिंदी में भी आपका गद्यांश पद्यांश और उसमें आपकी ग्रामर 3-4 नंबर की पूछी गई है। जैसे गद्यांश में से एक कोई शब्द उठाया और पूछ लिया इसका संधि विच्छेद करिए, इसमें प्रत्यय बताइए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे गए हैं। तो ओवरऑल मिला करके आपको बता दें, पेपर का जो लेवल है ना तो बिल्कुल ईजी है और ना ही बहुत हार्ड है, बल्कि मॉडरेट इसे हम कहेंगे, ठीक है। और आपने स्वयं देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। EVS आपका जो है 1-2 क्वेश्चन तो आपके जो डेली आ रहे हैं, मतलब वही यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा घुमा करके, जैसे कबूतर से पूछ लिया, उसकी अलग से विशेषताएं दे दी, ठीक है। मधुमक्खी वाला भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद थोड़ा सा जो अरेबियन सी मतलब जो है इससे क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिए। आपको क्लास कैसी लगी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें। थैंक यू।